आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम की, जो कि गई है वेस्ट इंडीज के दौरे पर और खेलेगी पहला ओडीआई मैच। और मैच यहां पर खेला जाएगा द 3Ws ओवल के उस मैदान पर जिस पर कोई पहला इंटरनेशनल वनडे मैच खेला जाएगा, या बेसिकली इंटरनेशनल लेवल का कोई पहला मैच ही खेला जाएगा, जहां पर 11 जून को यह मैच होगा भारत के समय के हिसाब से शाम को 7:30 बजे से। तो कौन से साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं और खास करके कुछ बड़ी प्लेयर्स हैं जिनको स्क्वाड में वापस लेकर के आया गया है, तो वो हमारी टीम में आएंगे, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इग्नोर करना है। और उसी तरह से वेस्ट इंडीज की तरफ से, जबकि हेली मैथ्यूज लास्ट के 2 ओडीआई मैचेस अभी कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड के दौरे पर नहीं खेल पाई थी इंजरी की वजह से, तो अगर वो खेलती हैं तब तो निश्चित रूप से टीम में आएंगे, लेकिन अगर वो नहीं खेलती हैं तो उनकी जहां पर कौन सी तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन हमारी टीम में आएंगी, उसी को डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ साथ। चूंकि आपको मैंने बताया कि द 3Ws ओवल का जो मैदान है बारबाडोस के नाम की जगह पर, केव हिल्स नाम की जगह पर अगर हम बात करें, तो इस मैदान पर कोई पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाने वाला है, जो कि विमेंस फॉर्मेट का ओडीआई मैच आज का यह खेला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वहां की लोकल टाइम की बात करें, क्योंकि यहां पर भारत के समय के हिसाब से तो शाम को 7:30 बजे से मैच होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 10 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, यानी कि एक डे वनडे मैच के रूप में खेला जाएगा। 50 ओवर का गेम, और जैसे ही एक दिन का मैच होता है, मैच 50 ओवर का होता है, तो सीधे सीधे एक चीज दिमाग में आती, चाहे वो विमेंस मैचेस हो और चाहे वो मेंस मैचेस हो, सेकंड इनिंग के अंदर स्पिनर्स का गेम में आना वो काफी हद तक एक एविडेंट सा एक फैक्ट बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक और जो चीज ध्यान में आपको रखनी है वो ये कि मैदान भले ही पहली बार मैच हो रहा हो, साथ ही साथ सुबह का मैच है, दिन का वनडे मैच है 50 ओवर का, लेकिन जो वेदर फोरकास्ट है वो बताता है कि कंडीशंस पूरी तरह से क्लाउडी होने वाली हैं। इवन काफी हाई चांसेस हैं कि बारिश भी मैच के दौरान हो। लेकिन साथ ही साथ इस मैदान की भी अगर हम बात करें, वेदर के बारे में तो बात कर लिया, टाइम के बारे में बात कर लिया, लेकिन इस मैदान की जो पिच है ना, वो ग्रासी इन नेचर होती है, यानी कि घास उस पिच पर बनी रहेगी। और वेस्ट इंडीज के अंदर घास कैसी होती है, जनरली भूरे कलर की घास होगी, जो कि काफी हद तक पिच को जो होती है वो बाइंड करके रखती है, क्रैक्स वहां पर जनरेट करने नहीं देती, और इस वजह से यहाँ पर अच्छा पेस और बाउंस भी मौजूद होगा पिच के अंदर। और चूंकि यहाँ पर कंडीशंस भी क्लाउडी होने वाली हैं, तो इनिशियल हेल्प यहाँ पर पेसर्स के लिए होगी, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वेदर की वजह से भी पिच और बेहतर होती चली जाएगी बैटिंग के लिए, और इसी वजह से जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना पसंद करेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि इस मैदान पर पहला मैच होगा, तो इसी वजह से ये देखना काफी जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेसिस पर तो आपको मैंने पिच के बारे में बता दिया, आंकड़े तो कोई अवेलेबल है नहीं, लेकिन एक्चुअली जो पिच की पिक्चर हम देखेंगे टॉस के बाद, वो चीज आपको मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। उसके हिसाब से बताऊंगा कि पिच कैसी है, वेदर उस टाइम पर कैसा है, और साथ ही साथ उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम हमारी बनेगी स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो 2000 लाइक्स का टारगेट रहेगा ग्रैंड लीग की 6 टीमों के लिए, तो सभी लोग लाइक करके वीडियो को शुरुआत करिए। बाकी स्मॉल लीग की टीम तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी ही। फिलहाल तो आपके सामने ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर वेस्ट इंडीज की तरफ से। और आपको बता दूं, हेली मैथ्यूज को कप्तान ही रखा गया है, स्क्वाड में भी हैं। इंग्लैंड दौरे पर जब ये टीम गई थी तो आखिरी 2 ओडीआई मैच में चोट की वजह से हेली मैथ्यूज नहीं खेली थी, और हालांकि क्वीना जोसेफ भी एक मैच नहीं खेली थी इलनेस की वजह से, लेकिन अगले मैच में यानी कि आखिरी वनडे मैच में खेल गई थी। बाकी ज्यादा जेम्स है, स्टेफनी टेलर है, सीमेन कैम्बेल है, सभी का गजनवी है, और बाकी का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने दिखाई पड़ा, जिसमें जो बॉलर्स हैं, इसमें कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन डेथ में, वो तो आप देखेंगे ही। लेकिन इस टीम के अंदर वो जो इंग्लैंड के दौरे पर टीम गई थी ना, एक चेंज किया गया, वो है चैनल हेनरी का, जिनको टीम में लेकर के आया गया है चेरी एन फ्रेजर की जगह पर, जो कि बाहर गई है स्क्वाड से। और साथ ही साथ रियल एना ग्रिमंड भी इनके पास एक ऑप्शन है, जो कि एक ओपनर है। और हेली मैथ्यूज के एब्सेंस में ये 1-2 मैचेस खेल गई थी, और पहले मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन अगले ही मैच में फ्लॉप भी हो गई। तो कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल करके आई थी उस दौरे पर, और रिसेंट टाइम में कैसा फॉर्म है वो तो हम देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके पहले ये भी देख लीजिए कि ओडीआई फॉर्मेट के अंदर ये जो सारी की सारी प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज के लिए जो रिप्रेजेंट करेंगे उस टीम को, कैसा परफॉर्मेंस इनका रहा है वनडे फॉर्मेट में, जिसमें हेली मैथ्यूज 96 मैच में 2970 रन है, 33 का बैटिंग एवरेज, 121 विकेटें भी हैं। यानी कि सीधे सीधे इनके आंकड़े बता ही देते हैं आपको क्लियर कट कि कप्तान है, बस कप्तान के रूप में इस टीम की तरफ से कोई बेस्ट ऑप्शन है तो वो यही होंगे, और वैसे भी कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। लेकिन चाहे आप क्वीना जोसेफ की बात कर लें, ज्यादा जेम्स की बात कर लें, या पूरी की पूरी अगर आप इस टीम की ही बात कर लें, तो केवल 2 प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगी बैटिंग यूनिट के अंदर, जिनको आप उनके आंकड़ों के दम पर या उनकी क्षमता के दम पर अपनी बैटर्स के रूप में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेफनी टेलर, और दूसरी प्लेयर यहाँ पे होंगी हेली मैथ्यूज, केवल बैटिंग के दम पर। लेकिन बाकी लोगों का बैटिंग एवरेज देखेंगे तो 19 का, 11 का, 20 का बैटिंग एवरेज, 8 का बैटिंग एवरेज, जो कि काफी ज्यादा खराब रहेगा, 16 का बैटिंग एवरेज। और उसमें बॉलिंग की अगर हम बात कर लें साथ ही साथ, तो हेली मैथ्यूज तो बॉलिंग करते हुए विकेट निकालती ही हैं। हालांकि स्टेफनी टेलर के भी बॉलिंग के आंकड़े बहुत ही धमाकेदार हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में इन्होंने बॉलिंग बिल्कुल नहीं करी है, कुछ इंजरी कंसर्न्स इनको रहे हैं। तो एज अ बैटर, और रिसेंट टाइम में फॉर्म में भी नहीं है, तो एज अ बैटर तो एक अच्छी खासी ऑप्शन है। और बाकी की बॉलिंग के कोई भरोसेमंद ऑप्शन देखेंगे तो एक तो यहाँ पर एफी फ्लेचर होंगे, जिनके 86 वनडे मैचेस में 103 विकेटें हैं, और कुछ हद तक आप करिश्मा राम हरक को भी ट्राई कर सकते हैं, जिनके 40 मैच में
40 विकेटें हैं। और बाकी आलिया एलिन एक ऐसा नाम है जो कि भरोसेमंद है, 45 मैच 475 रन के साथ साथ 41 विकेटें भी हैं, रिसेंट टाइम में फॉर्म में भी हैं। तो मिला जुला करके पूरा का पूरा करियर का डेटा अगर आप देखें लेंगे तो 4 से 5 प्लेयर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टीम की तरफ से कुछ ऐसी प्लेयर हैं जो कि हमारी टीम में आती हुई दिखाई पड़ेंगी। यह समझ में आएगा कि उनको पिक करें, और खास करके वनडे फॉर्मेट के अंदर। हालांकि इनके पास ज्यादा जेम्स हैं, क्वीना जोसेफ हैं जिन्होंने रिसेंट टाइम में भी कुछ काफी अच्छा प्रभावित किया है, उसको भी अगर आप देखने के लिए रिसेंट फॉर्म की तरफ चलें, क्योंकि सर हर चीज तो करियर ही हर चीज तो डिस्क्राइब करती नहीं, प्लेयर्स का डेवलपमेंट भी होता है। और क्वीना जोसेफ ने दिखाया ये चीज इंग्लैंड के दौरे पर, जिन्होंने आखिरी 2 मैचेस में 34 और 62 की बढ़िया पारियां खेली, और इसी वजह से ये भी काफी अच्छा ऑप्शन बन जाती है। हालांकि ये बॉलिंग कर तो सकती हैं लेकिन करती दिखाई नहीं पड़ी हैं, और उसी में हेली मैथ्यूज अगर खेलते हैं प्लेइंग इलेवन में सीधा के सीधा, तो इनको लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन अगर हेली मैथ्यूज नहीं खेलती तो इनके जहां पर जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन में प्लेयर आने वाली वो है रियलिना ग्रिमंड, जिन्होंने आखिरी 2 वनडे मैचेस जो इंग्लैंड के दौरे पर खेले 53 और 0 रन की 2 पारियां खेली, इसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थी। तो ये एक अच्छा डिफरेंशियल नाम बन सकती हैं। और एक प्लेयर जो स्क्वाड के अंदर इंक्लूड करी गई है, चेडन हेनरी, ये भी आलिया एलिन की ही तरह बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो कि पिछले मैच में 48 रन कोई विकेट नहीं, 51 रन 1 विकेट, 14 रन कोई विकेट नहीं, 46 नाबाद कोई विकेट नहीं, 12 रन कोई विकेट नहीं। तो बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगी क्योंकि अच्छे फॉर्म में है, और साथ ही साथ बॉलिंग भी करके देती है अच्छा खासा। तो ये एक अच्छा तगड़ा डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। बाकी ज्यादा जेम्स ने बॉलिंग करी है रिसेंट टाइम में काफी अच्छा खासा, 7-8 ओवर करके दे देती हैं, लेकिन विकेटें इनको बिल्कुल मिली नहीं है। स्टेफनी टेलर के भी बल्ले से अगर आप देखें तो रन बिल्कुल निकल करके नहीं आए हैं। सिमन कैम्बेल विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी रन इनसे भी नहीं बने हैं, और जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो करके देती है हालांकि। और विकेट कीपिंग सेक्शन में आज के इस मैच में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होंगी। हालांकि कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी जिनके बारे में हम देखेंगे आगे। बाकी सबिका गजनवी से भी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई है। जेनेलिया क्लॉस्को ने जरूर एक मैच अच्छा खेला, लेकिन उसके अलावा अगर आप आगे पीछे देख लेंगे तो कोई खास नंबर है नहीं। आलिया एलिन पर आप भरोसा कर सकते हैं डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के रूप में। स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किस इनिंग के बॉलिंग में इनको प्रेफरेंस देनी है। और पहली इनिंग की बॉलिंग है तो जैसा कंडीशंस होने वाली हैं, और साथ ही साथ चूंकि डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं इस वजह से जरूरी हो जाएंगी। बाकी जहाजारा क्लैक्सटन की बात कर लें, करिश्मा राम हरक, हालांकि करिश्मा राम हरक ने आखिरी 2 वनडे मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ बढ़िया खेले, 3 विकेटें निकाल कर गए, और फिर फ्लेचर का भी 3 विकेटें थी आखिरी 2 मैचेस में। तो ओवरऑल रिसेंट टाइम के करियर से तो आपने देखा कि कौन कौन प्लेयर बेस्ट हो सकती हैं टीम में आने के लिए, लेकिन रिसेंट टाइम के फॉर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्पिनर्स, और उसके साथ साथ हेली मैथ्यूज, उसके साथ साथ यहाँ पर क्वीना जोसेफ, यानी कि 4 ही ऐसी भरोसेमंद नाम है जिनको सीधे टीम में आप लेके जा सकते हैं। हालांकि करिश्मा राम हरक को भी मैं केवल सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए प्रेफर करूंगा, पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए यहाँ पर आलिया एलिन को प्रेफर करूंगा। और अगर चिनेल हेनरी भी प्लेइंग इलेवन के अंदर खेल गई ना, तो वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए एक अच्छी डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन होंगी। तो ज्यादा नाम यहाँ से आ नहीं पा रहे हैं जिनको हम अपनी टीम में लेकर के जाएं। हालांकि अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीकन टीम में, अगर वो प्लेइंग इलेवन में नहीं खेलते तो वहां पर सिमन कैम्बेल एक सेफेस्ट विकेट कीपर ऑप्शन हो जाएंगे, जिनके बैटिंग आने के चांसेस लगभग पूरे होंगे। तो उनको आप ट्राई करेंगे चौथे या पांचवें प्लेयर के रूप में वेस्ट इंडीज की तरफ से। लेकिन हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखें कि ये जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में क्या करती रही है, तो हेली मैथ्यूज के तो नंबर ठीक ठाक हैं, लेकिन क्वीना जोसेफ के 4 मैच केवल 35 रन है। इसके साथ साथ स्टेफनी टेलर के नंबर अच्छे हैं, 35 का जबरदस्त एवरेज है, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी खिलाड़ियों के नंबर देखेंगे तो कुछ खास इंपैक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इवन करिश्मा राम हरक और एफी फ्लेचर, इनके नंबर्स भी काफी खराब है वनडे फॉर्मेट के हिसाब से सामने वाली टीम के खिलाफ, जो कि निश्चित रूप से दिखाता है कि दोनों प्लेयर्स उतने बेहतर ऑप्शन बनेंगे नहीं। और उसके साथ यहाँ पर वेन्यू के नंबर देखे जाएंगे तो वो तो आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि पहला ही इंटरनेशनल मैचेस मैदान पर, तो वो चीज आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। और उसके बाद प्लेयर बैटल में ये देखने की कोशिश करें कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की क्या कमजोरियां हैं। तो एक तो चीज स्पेसिफिकली सभी जानते हैं, चाहे वेस्ट इंडीज की मेंस टीम हो चाहे विमेंस टीम हो, स्पिन खेलने को लेकर के ये टीम काफी ज्यादा नर्वस रहती है, चाहे किसी भी तरीके की स्पिन बॉलिंग हो। जिसमें हेली मैथ्यूज की बात करें, मरियन कैपर भी काफी सस्ते में आउट होते रहे, 50 गेंद पर केवल 23 रन है, 3 बार आउट हो चुकी हैं। तुमी सेकुखू ने, वही बॉलर जो शुरुआत में अच्छी खासी स्विंग कराती हैं बॉल को, उनके सामने इनको दिक्कत होगी। ये भी इनको अगर आप देखें 3 बार आउट कर चुके हैं 40 गेंद पर, 2 बार इनको नडाइन डी क्लर्क आउट कर चुके हैं, 1 बार अयाबुंगा खाका। यानी कि स्पिन पर तो दिक्कत है, साथ ही साथ पेस भी इनको काफी परेशान करती है। सामने जो साउथ अफ्रीकन पेस अटैक है, क्वीना जोसेफ भी अयाबुंगा खाका पर 12 गेंद पर 1 बार आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन पर 3 बार आउट हो चुके हैं। स्टेफनी टेलर मारियन कैप पर 1 बार सुन से 1 बार तुमी सेकुखू पर आउट हो चुकी हैं। ज्यादा जेम्स को ऑफ स्पिन दिक्कत देती है, वैसे भी एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, तो ऑफ स्पिन के खिलाफ इनका बैटल बनता भी है। बाकी सिमन कैम्बेल और साथ ही साथ सबिका गजनवी, जो कि लेग स्पिन के सामने ढेर हो जाती हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी नहीं चलती, बाकी पेसर्स तो परेशान करती हैं। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना यहाँ पर साउथ अफ्रीका के पास, कि वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ इनकी बॉलिंग अटैक बहुत ही लीथल है। और वैसे भी किसी भी टीम के खिलाफ अगर आप देखें तो एक तो मारियन कैप इस टीम में आ चुके हैं, तगड़ी जबरदस्त बॉलर हैं,
स्विंग अच्छा खासा कराती है और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग मिल गई तब तो और भी। बाकी नडाइन डी क्लर्क जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, बाकी अयाबोंगा खाका इनके पास मसाबाता क्लास हैं। तो 4-4 तगड़े और प्रीमियम पेसर, जिसमें एंडी डर्कसन ने भी रिसेंट टाइम में बहुत प्रभावित किया अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। और स्पिन बॉलिंग अटैक ग्रुप इनके पास मलाबा तो है ही, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत बॉलिंग कर देते हैं सून लूस और क्लोई ट्रेयन। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पूरे 10 ओवर की करके देंगे। हालांकि हो सकता है कि कोई एक आध पेसर ये टीम कम करे और अपनी टीम में खिला ले सेंघेस को, जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं। और साथ ही साथ इनके पास एक मियान स्मिथ नाम का भी ऑप्शन है, इनको भी ट्राई कर सकती हैं। और विकेट कीपर ऑप्शन देखेंगे तो इनके पास एक सिनालो जाफ्ता का है, एक यहाँ पर अगर देखेंगे तो कराबो मीसो का है। मीसो को कई बार इन्होंने टॉप ऑर्डर पर बैटिंग कराया है, और अगर आज किस मैच में ऐसा होता है तो मीसो एक बढ़िया ऑप्शन है। वरदा सामने की टीम की तरफ से कौन सी ऑप्शन होंगी वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। पावर प्ले में डेथ ओवर में कौन बॉल करेगा वो भी दिखा दिया। बाकी करियर अगर आप देखना चाहें तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का वनडे करियर कैसा चला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ज्यादा डाउट्स आपको यहाँ से निकालने हैं नहीं, चूंकि ये टीम निश्चित रूप से भारी पड़ती दिखाई पड़े वेस्ट इंडीज के ऊपर। बाकी रीसेंट फॉर्म भी आपके सामने है, और रीसेंट टाइम में सबसे जो लेटेस्ट मैच इन लोगों ने खेला था ना साउथ अफ्रीका में, इंडिया और श्रीलंका की टीमें एक ट्राई सीरीज खेली थी इन लोगों ने, अगर आपको याद हो अभी कुछ ही समय पहले कोलंबो के मैदानों पर। तो वहां पर इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आई थी, जहां पर लॉरा वुल्फार्ड का रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। अगर आप देखें तो ये 33-10, 43-4, 28, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी प्लेयर है ना जिनको इग्नोर किया नहीं जा सकता। तजमीन बिट्स का रीसेंट फॉर्म काफी शानदार रहा है। कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इश्यू इनका होता है, लेकिन जब बाड़ी बड़ी खेलती है ना तो खेलती चली जाती है, शतक भी लगाती हैं। और अगर आप इनके पिछले 6 मैचेस उठाएं तो 2 सेंचुरी है, जो दिखाता है कि निश्चित रूप से रन इनसे निकल करके आ रहे हैं। मारियन कैप एक ऐसी प्लेयर है ना जिनको परफॉर्मेंस तो आप देखेंगे ही रिसेंट टाइम में, लेकिन अगर ये प्लेइंग इलेवन के अंदर है तो आप इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हालांकि वनडे क्रिकेट में जनरली ये नंबर 5 पर आती है, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो टॉप ऑर्डर के पास बाकी बैटर्स थी, चाहे वो एनिकी बॉश हो चाहे वो लारा गुडाल हो, फिलहाल उनको स्क्वाड में रखा नहीं गया है। तो उम्मीद है कि यही आपको नंबर 3 पर आएंगे, या तो हो सकता है सून लूस आ जाए या एंडी डक्सन आ जाए प्रमोट होकर के। लेकिन मारियन कैप चाहे जहां पर बैटिंग करें एक बेस्ट ऑप्शन है, जिनको आप कप्तान है कप्तान बना सकते हैं। बाकी सून लूस का फॉर्म भी आप देख सकते हैं, ज्यादा बेहतर तो नहीं है लेकिन फिर भी रन बने हैं रिसेंट टाइम इनसे। इसके बाद एनरिक डक्सन, इन्होंने ये 104 रन की पारी श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, ये 81 की पारी इंडिया की विमेंस टीम के खिलाफ खेली, फिर ये 61 की पारी इन्होंने खेली थी श्रीलंका की बॉलिंग अटैक के खिलाफ, वो भी श्रीलंकन पिचेस पर जहां पर स्पिनर्स को अच्छी खासी हेल्प मिलती है। और बॉलिंग करते हुए इन्होंने विकेटें भी निकाली हैं, ज्यादा विकेटें नहीं है लेकिन एक ऐसी प्लेयर के रूप में निकल करके आई है रिसेंट टाइम में, जो कि कप्तान है कप्तान की भी बेस्ट ऑप्शन डिफरेंशियल बन सकते हैं। बाकी क्लोई ट्रेयन को लेकर के तो कोई डाउट ही आपको नहीं रखना है, एक तो जबरदस्त फॉर्म में है ही, बल्ले से भी गेंद से भी। गेंद से आखिरी मैच में 5 विकेट है, और ये पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करेंगे लगभग, ये बात लगभग पक्की है। तो इस वजह से भी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। नडाइन डी क्लर्क को भी आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करती है निश्चित रूप से। तो अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग की बॉलिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है, तब तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बाकी सिनालो जाफ्ता विकेट कीपिंग में बहुत नीचे बैटिंग कर देंगी। खाका का भी रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक है, इवन क्लास का भी फॉर्म ठीक है। मलाबा जो कि इनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और ऐसी बॉलर है जिनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप निश्चित रूप से इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक शानदार ऑप्शन होंगी। इवन बेंच पर भी जो इनके पास नाम है, जिसमें तुमी सेखुने का आपने प्लेयर बैटल में नाम कई बार देखा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस पूरी की टीम को उठा करके देखेंगे ना तो एक इनकी विकेट कीपर बैटर ही हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। और कुछ हद तक नडाइन डी क्लर्क पर भी, अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग साउथ अफ्रीका की होती है तो ही, वरना कोई भी ऐसी प्लेयर नहीं इस टीम के अंदर हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा भी डाउट कर पाए और उनको टीम से हटाने का सीधा सीधा हिम्मत भी कर पाए। तो निश्चित रूप से ये बात तो पक्की है कि काफी तगड़ी और मजबूत टीम है। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़े देख करके कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए। लॉरा वुल्फार्ड के वेस्ट इंडीज के खिलाफ 14 वनडे मैच में 440 रन है, 67 का धमाकेदार एवरेज है। और लेकिन तजमीन के नंबर्स देखें तो 7 में 174 रन है, 25 का एवरेज है, जिसमें सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज 65 है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा आज के इस मैच के लिए कि तजमीन मेरी टीम में तभी होंगी अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है। हालांकि आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ही ये करिएगा, सेफ अगर खेलना चाहते हैं तो चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, दोनों समय पर आप इनको लेके जा सकते हैं। लॉरा वुल्फार्ड को भी लेके जा सकते हैं। बाकी मरियन कैप के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं रखना है, आपको सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। सून लूज के नंबर्स आपको देखने में बहुत शानदार लगेंगे, लेकिन बॉलिंग ज्यादा करने वाली है नहीं। बैटिंग में भी रिसेंट टाइम में ज्यादा रन तो नहीं आया है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर भी देखना जरूरी होगा। बल्कि एनरिक डक्सन ने तो कोई मैच ही नहीं खेला है। क्लोई ट्रेयन के 10 में 172 रन है, 4 ही विकेट है, लेकिन रिसेंट टाइम इनकी जो यूटिलिटी रही है, रिसेंट फॉर्म आपने देखा ही, वो काफी शानदार इनको बना देती है। बाकी नडाइन डी क्लर्क के 4 मैच में 6 विकेट हैं, 8 मैच में 16 विकेट खाका के हैं, 8 में 8 विकेट क्लास के हैं। मलाबा के 3 मैच में केवल 1 विकेट है, लेकिन स्टिल ऐसी बॉलिंग ऑप्शन आप मिस नहीं कर सकते वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे ना तो कुछ नंबर शानदार जो थे उसने क्लियर करे, कुछ खराब नंबर्स भी थे कुछ प्लेयर्स के, उसने बताया कि उनको मत इंक्लूड करिए। लेकिन साथ ही साथ वेन्यू का नंबर अगर आप देखने आएंगे तो चीज आपको देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन प्लेयर बैटल देखने के लिए अगर आप आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि लॉरा वुल्फार्ड, चिनेल हेनरी पर 3 बार आउट हो चुके हैं
45 गेंद पर 30 रन बना करके। और चिनल हेनरी के बारे में बता दूं, ये पावर प्ले में बॉलिंग जरूर करेंगे अगर प्लेइंग 11 में खेल रही है तो, और वो भी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई ना तो भी एक अच्छा ऑप्शन होंगी, ना सिर्फ लॉरा वुल्फार्ड के खिलाफ, इवन तजबीन के खिलाफ भी, जिनको ऑलरेडी 49 गेंद पर 21 रन दे करके 2 बार आउट कर चुकी हैं। बाकी स्टेफनी टेलर तो बॉलिंग करती नहीं, आलिया एलिन भी एक अच्छा नाम है इस टीम के खिलाफ। बाकी इसके बाद देखें तो सून लूस के यहाँ खड़े हैं, एफी फ्लेचर पर एक बार आउट हो चुके हैं, बाकी बॉलर्स पर भी एक बार सस्ते में, जहां पर फिर से आपको यहाँ पर चिनल हेनरी का नाम दिखाई पड़ेगा। स्टेफनी टेलर पर आउट हुई हैं लेकिन वो बॉलिंग फिलहाल कर नहीं रही। बाकी एंड्रिक डक्सन को ऑफ स्पिन पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, सिनालो जाफ्ता लेग स्पिन पर फंसती हैं, नडाइन डी क्लर्क का कोई डेटा प्लेयर बैटल का है नहीं। बाकी करिश्मा राम हरक आउट कर चुकी हैं क्लोई ट्रेवन को एक बार 10 गेंद पर 10 रन दे करके। तो ओवरऑल ये चीज समझ लेने के बाद कि काफी हद तक जो साउथ अफ्रीका की टीम है वे सुपीरियर है। बाकी कप्तान है, उस कप्तान के रुपये ये दो बेस्ट ऑप्शन आज के लिए रहेंगी ही अगर प्लेइंग 11 के अंदर हैं, लेकिन उसे में नडाइन डी क्लर्क हैं, क्वियाना जोसेफ हैं, लॉरा वुल्फार्ड है और खास करके एंड्रिक डक्सन, जिनके बारे में आपको मैंने पीछे बताया था कप्तान है, उस कप्तान की बेस्ट डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकती हैं। बाकी पूरे वीडियो को देखने के बाद ये फिलहाल आप स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं, जिसमें फाइनल टीम जो होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जहां पर आपको मैं पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा। जो कि नया ग्राउंड है तो पिच कैसी है वो देखना काफी जरूरी है, तो जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ये टीम फिलहाल बना करके सेव करिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।